Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स अमेलगमेशन का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि वेंडी कंपनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। ये पहचानने के लिए कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, हमने पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें हमने आपको 5 कंडीशन बताई। अगर अमेलगमेशन के टाइम पर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो जाती है तो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाता है। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, अगर आप भूल गए हैं, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। और स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, यानी अब हम पढ़ते हैं कि वेंडी कंपनी की बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। जब हम ये लास्ट पार्ट कर लेंगे, फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ अमेलगमेशन के क्वेश्चन, जो आपको कंसेप्ट करने के बाद काफी हद तक आसान लगेंगे, राइट। हाँ, ये है कि बल्कि क्वेश्चन करने से ज्यादा ज्यादा समझ में आता है कंपैरेटिवली कंसेप्ट से, लेकिन पहले कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन दे देने से एटलीस्ट क्लियर हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। अब वेंडी कंपनी में डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सा टाइप ऑफ अमेलगमेशन है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपके पास अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो वहां पर परचेज मेथड से जर्नल एंट्रीज होती है। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और मैंने साथ ही साथ आप लोगों को लाइन खींचकर दूसरा मेथड कराया है। ऐसा इसलिए कराया है क्योंकि कुछ एंट्री सेम है, सिर्फ कुछ एंट्री में बदलाव है, तो ऐसा कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे दोनों मेथड में, दोनों मेथड की एंट्रीज याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा कंपैरिजन में बहुत इजी है। पहली एंट्री की अगर हम बात करें डियर, परचेज मेथड से, ठीक है, तो पहली एंट्री होती है वेंडी कंपनी की बुक में, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, हमने एब्रिविएशन यूज करे हैं, प्लीज आप मत यूज करिएगा। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। अब इस एंट्री का पर्पस क्या है? जैसे अगर आपको याद हो, आप 12th क्लास में भी किसी का बिजनेस परचेज करते तो सारी एसेट्स डेबिट कर देते थे, राइट, और लाइबिलिटी क्रेडिट कर देते थे, और जितना उससे पेमेंट लेना होता था वेंडर को, उसको क्रेडिट कर देते थे। ऐसा इसमें भी होगा, लेकिन सबसे पहले इसमें ऐसे लिख देते कि हमने किसी का बिजनेस खरीदा है, तो इसीलिए एसेट आ गई आपके पास किसी का बिजनेस। जब एसेट आती है तो क्या होता है? डेबिट। तो वी राइट बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, वेंडी कंपनी लिख रही है, और वेंडी कंपनी ने जितने का भी बिजनेस खरीदा होता है उसके बदले में उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। किसको ये पैसे देने हैं? जो वेंडर है, जो लिक्विडेटर है। लिक्विडेटर कौन होते हैं? जो कंपनी को बंद करने का सारा प्रोसेस कर रहे हैं, जो ऑनर है, जो भी है। तो यहां पर आ जाता है क्रेडिट लाइबिलिटी बनाती है वेंडी कंपनी टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। मान लीजिए दो कंपनी बंद हो रही है, तो लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ बी कंपनी। अमाउंट कितना आएगा? जितना जितना आप दोनों को परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं, और टोटल मिलाकर आपके पास आ जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट के अंदर। तो पहली एंट्री बहुत सिंपल, बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। इज इट ओके? सेकंड में हम उसकी पूरी डिटेल लिखते हैं कि बिजनेस परचेज में भाई कौन कौन सी एसेट्स आ गई। तो सारी एसेट्स का नाम लिखिए, जो जो लिया है एग्रीड वैल्यू पर ध्यान रखिएगा। रियलाइजेशन में जो ट्रांसफर किया है वही चीज यहाँ आएगी, जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार वेंडी कंपनी एसेट्स की वैल्यू बदल देती है, जो कि परचेज मेथड में होता है। नेचर ऑफ जो मर्जर आपके पास है उसमें तो आपको एसेट्स एज इट इज लेनी होती है, बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करने होते, लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू वेंडी कंपनी बदल देती है। तो जिन भी वैल्यूज पर उसने लिया है वो एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और इसलिए हमने ऑल एसेट भी नहीं लिखा, क्योंकि याद है ना, एक कंडीशन ये भी है, सारी की सारी एसेट्स अगर वेंडर कंपनी की वेंडी कंपनी ले लेती है तो भी ये मर्जर का केस होता है। 5 कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा उनको। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लाइबिलिटी जो आप पहले भी करते आए हो, ठीक है, टू बिजनेस परचेज, जो हमने अकाउंट खोला था उसको क्रेडिट कर दिया। इज इट ओके? किस अमाउंट से? ऑब्वियसली परचेज कंसीडरेशन के अमाउंट से, जिस अमाउंट से डेबिट है उसी से क्रेडिट करके कैंसिल। ठीक है, फिर क्या होता है? हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, समझिए, मान लीजिए एसेट थी 70 लाख, 20 लाख की लाइबिलिटी, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको 50 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने यानी वेंडी कंपनी ने आपको 60 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन पे करा है। तो यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट हो गया? 60 से। अभी तो बैलेंसिंग नहीं हो रही, तो ऐसे केस में आपके पास, आपने उनको ज्यादा पेमेंट करी है वेंडी कंपनी ने, तो ऐसा माना जाता है कि वो 10 लाख रुपए इसलिए एक्स्ट्रा दिए हैं बिकॉज वेंडर कंपनी की गुडविल है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाती है आपके पास? गुडविल। इज इट ओके? क्लियर? देखिए ना, 70 की एसेट थी, 20 की लाइबिलिटी थी, तो वेंडी कंपनी होने के नाते मुझे उसको कितना पे करना चाहिए था? भाई 50 लाख रुपए पे करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने उनको 60 लाख रुपए पे करे, एक्स्ट्रा पे करे। 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करे? बिकॉज उनकी कंपनी की
गुडविल है इसीलिए। तो 10 लाख रुपए यहाँ बैलेंसिंग फिगर गुडविल में आ जाएंगे। इसके अपोजिट भी हो सकता है। अब 70 की एसेट है, 20 की लाइबिलिटी है, तो हमें देने चाहिए 50। अब मान लीजिए कि वेंडी कंपनी आपको सिर्फ 40 लाख रुपए दे रही है, तो यहाँ पर वेंडी कंपनी को फायदा हो गया इस बिजनेस को खरीदने पर 10 लाख रुपए का, वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो दोनों में से कोई एक बात होगी, या तो आपके पास ये होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। अगर डेबिट में बचे तो गुडविल, क्योंकि आपने ज्यादा पे करा है, तो ज्यादा किस बात के लिए पे करा है, गुडविल के लिए। और अगर आपने कम पे करा है तो आपको प्रॉफिट हो गया, और ऐसे प्रॉफिट कभी कभार होते हैं, इसलिए आपने उसे कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। आई होप दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई। चलिए तीसरी एंट्री बढ़ते हैं। अब जो ये लिक्विडेटर्स हैं, इनको पेमेंट करनी है, अब उनको पेमेंट करके दिखाएंगे तो लाइबिलिटी कैंसिल कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा। लिक्विडेटर टू वेंडर कंपनी, मतलब इस लिक्विडेटर में इक्विटी और प्रेफरेंस ही आता है। अब उनको आप क्या क्या दे सकते हो, नई कंपनी की या तो आपने उनको इक्विटी दे दी, नई कंपनी की या तो आपने उनको प्रेफरेंस दे दी। अगर आपने इक्विटी पार पे दिया तो ठीक है, अगर प्रीमियम पे दिया तो एसपीआर क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपने उनको कैश भी दिया है तो बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे भी आपने बाइफरकेटेड फॉर्म में उनको पेमेंट करी होगी वो पेमेंट्स यहाँ पर सारी की सारी आ जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, अगर वेंडी कंपनी ने, खरीदने वाली कंपनी ने सामने वाली कंपनी को शेयर दिए और वो प्रीमियम पर दिए, तो यहाँ एसपीआर क्रेडिट, क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है। तो ये 3 एंट्रीज हमें क्लियर हो गई। ये 3 एंट्री मैंडेटरी एंट्री है आपके पास, बाकी एंट्रीज डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, यानी हमने किसी की एसेट खरीदी वो डेबिट कर दी और लाइबिलिटी बना दी। अब हम बाइफरकेट करके बता रहे हैं भाई कौन कौन सी एसेट्स खरीदी उनका नाम, और ये लाइबिलिटी है। बिजनेस परचेज अकाउंट को कर दिया हमने कैंसिल। अब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, डेबिट में बच रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। फिर हमने इन लिक्विडेटर्स को, यानी जो हमारी लाइबिलिटी थी, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करा, और उनको जिस भी तरीके से पेमेंट करी है वो लिखना शुरू कर दिया, इक्विटी, प्रेफरेंस, बैंक, जो भी है, राइट। फिर हमारी फोर्थ एंट्री होती है जो मैंडेटरी एंट्री नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा तभी आपने करना है। वेंडी कंपनी क्या करती है, वेंडर कंपनी की लाइबिलिटीज लेती है, लाइबिलिटी में डिबेंचर्स भी आते हैं, उन डिबेंचर्स को ये कंपनी नए डिबेंचर इशू कर देती है। तो वो जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी लाइबिलिटी उन्होंने ले ली, वेंडर कंपनी कहती है। तो अगर वो ऐसा कन्वर्जन करती है तो ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और न्यू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इज इट ओके? उसके अलावा जब भी परचेज वाला केस होता है डियर, तो आपको पता है कि आप सारे रिजर्व लो ना लो ये जरूरी नहीं होता, बट एक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, यानी जो कानून की तरफ से मैंडेटरी आपको आगे भी बनाए रखने हैं, तो वो वेंडी कंपनी को जरूर लेने होते हैं। क्योंकि परचेज मेथड में क्या होता है, आप जरूरी नहीं है उनकी सारी एसेट्स लो, आप जरूरी नहीं है उनकी सारी लाइबिलिटीज लो, सारे रिजर्व लो, तो आप मर्जर की बात करेंगे तो सारे रिजर्व्स भी लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि आपको एटलीस्ट जो हमने जरूरी रिजर्व्स कहे हैं, जो कंपनी बना रही थी वेंडर कंपनी, आपको वो तो एटलीस्ट एज इट इज अपने पास रखने ही पड़ेंगे, वो आप खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्टैट्यूट ने डिसाइड करे, वो कानून ने डिसाइड करे कि आपको एक्ट के थ्रू बोला गया है कि आपको ये लॉ बनाना है। तो उसकी क्या जनरल एंट्री आपके पास हो जाती है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एक न्यू अकाउंट आपको खोलना है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे, जिसमें एक्सपोर्ट रिजर्व्स हैं और भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जनरली आपके क्वेश्चन में मेंशन हो जाता है कि दीज आर स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो वो सारे रिजर्व्स आप लोगों ने लेने हैं, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स ले रहे हैं तो रिजर्व्स क्रेडिट हो जाते हैं, और उसके लिए आपने एक अकाउंट बना दिया, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। इज इट ओके? उसके बाद एक और एंट्री हमारे पास आती है जिसमें हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात करी जाई थी। जैसे हमने पहले भी आपको डिस्कस करा था कि जो बिजनेस बंद हो रहा है वेंडर कंपनी का, हो सकता है कि उन्होंने अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यानी बंद होने के एक्सपेंसेस खुद भरे हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा। अगर ट्रांसफरी कंपनी कहती है कि आप टेंशन मत लो, आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम भरेंगे, तो ऐसे केस में उसकी जर्नल एंट्री वेंडी कंपनी की बुक्स में होती है, उनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। इज इट ओके? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसलिए पे कर रहे हैं भाई क्योंकि हमें लगता है कि वो बिजनेस बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही वर्थी है, तो हम समझ लेते हैं कि वो पैसे भी हम इसलिए खर्च कर रहे हैं उनके लिए क्योंकि उनकी गुडविल है, तो इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर है उस हिसाब से ही हम करेंगे। अगर गुडविल है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। अगर आपके पास सीआर पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इस एंट्री के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ था 10 लाख रुपए का, आपने उनके लिए 2 लाख रुपए लिक्विडेशन एक्सपेंस खर्च करे, तो हम ये मानते हैं कि अपने सीआर को कम कर लेते हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 2 लाख रुपए हम उनके लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्या बचा। अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व कम कर दीजिए,
नहीं है, गुडविल ही है, तो मान लीजिए आपने और पैसा खर्च करा उनके लिए बिकॉज वो उनकी अच्छी गुडविल है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाती है। इसके बाद उनका बिजनेस तो बंद हुआ है, हमारा बिजनेस तो खुला है ना, उनके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी हम भर रहे हैं और हमारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यानी नए बनने के खर्चे भी हम भर रहे हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे हाथ से पैसा जाएगा। तो दीज आर एंट्रीज, ये आपके पास मैंडेटरी एंट्रीज नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ये हम करेंगे, लेकिन 3 एंट्री जो हमने आपको स्टार्टिंग में कराई वो सेम आपके पास जरूर होंगी। अब ये हो गया हमारे पास अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में एंट्रीज। आप धीरे धीरे से नोट कर लीजिए और उसके बाद इसे समझने की कोशिश भी करिए, क्योंकि अगर आप याद करते हैं तो फायदा नहीं होता, आप उसे रिलेट कर लेते हैं कि हाँ बिजनेस परचेज एक एसेट थी, लिक्विडेटर लायबिलिटी थी, इससे कैंसिल हुए, अब हम उसका डिटेल दे रहे हैं, फिर लिक्विडेटर को पे कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप रिलेट कर लेते हैं एंट्रीज को तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाती है। चलिए अब है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। उसमें अगर हम पहली एंट्री की बात करें, देखिए हमने लिखा है सेम बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, 2 है तो 2 का नाम लिखिए, 3 है तो 3 का नाम लिखिए। अमाउंट परचेज कंसीडरेशन आता है, इसमें भी यही एंट्री होती है, लेकिन यहां पर आप देखिए वर्ड हमने लिखा है ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स का मतलब सारी एसेट्स पिक कर रही है आप, सारी की सारी, ठीक है। तो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद ऑल लाइबिलिटीज, ऑल रिजर्व, सारे रिजर्व्स भी लेने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये सारे रिजर्व्स लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी बिजनेस परचेज क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर बिजनेस परचेज क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, राइट। अगर बैलेंस करने पर डेबिट साइड बच रहा है तो जर्नल रिजर्व आपके पास बैलेंसिंग फिगर के नाम से डेबिट कर देंगे, और अगर क्रेडिट साइड बच रहा है तो बैलेंसिंग फिगर जर्नल रिजर्व के नाम से लिख। और एक बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर बनता है, तो इसीलिए जब आप ऑल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं तो आपने जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि जनरल रिजर्व का ऑटोमेटिक जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। इज इट ओके? तो अगर आपने ज्यादा पेमेंट करी होगी वेंडी कंपनी ने तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और अगर वेंडी कंपनी ने कम पेमेंट करी होगी तो जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो दो दो बार जनरल रिजर्व खोलने की जरूरत नहीं है, जो नेट अमाउंट होता है वही यहाँ पर जनरल रिजर्व में आता है। तो बेसिक डिफरेंस, एक तो यहाँ ऑल एसेट्स आती है, दूसरी बात देखिए हम यहाँ रिजर्व नहीं थे लेकिन यहाँ रिजर्व्स भी हैं। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पर डेबिट में गुडविल और क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व बचता है, यहाँ दोनों में ही जनरल रिजर्व आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचता है। ओके, थर्ड एंट्री की बात करें, सेम बिल्कुल, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंशियल कैपिटल टू एसपीआर। यहाँ वैसे बैंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था 5 कंडीशंस जो है उसमें ये पढ़ा था एक कंडीशन कि आप वेंडी कंपनी जो है वो वेंडर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन्हें पैसे नहीं देगी, शेयर्स ही देगी, यानी उन्हें अपनी कंपनी में फिर से ऑनर बनाएगी, उनको भगाएगी नहीं पैसा देकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है डियर, जब शेयर्स निकाले जाते हैं वेंडी कंपनी न्यू कंपनी के अंदर, कई बार फ्रैक्शनल शेयर्स आ जाते हैं, पॉइंट में शेयर आ जाते हैं, तो उस फ्रैक्शन के लिए 30-40 रुपए अगर कंपनी कैश दे रही है तो वो कंडीशन ब्रेक नहीं कर रहा वहां पर, तो वो बैंक आ सकता है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर के लिए, अदरवाइज यहाँ बैंक नहीं मिलेगा आपको। यानी यहाँ पर एंट्री सिर्फ इतनी मिलेगी, लिक्विडेटर टू वेंडर कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंशियल कैपिटल टू एसपीआर। तो हमारी 3 एंट्री हो गई। बाकी आप देखिए फोर्थ एंट्री कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, सेम, पुराने डिबेंचर के बदले में नए डिबेंचर दे दिए। यहाँ पर ऐसी कोई एंट्री ही नहीं होती अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इस केस में आपने पहले ही सारे रिजर्व्स ले लिए होते हैं। ओके, फिर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंस की बात। यहाँ पर गुडविल और सीआर बचता है, तो यहाँ इसलिए गुडविल और सीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक करा जाता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पर जीआर आता है, इसीलिए उसी से भरपाई करी जाती है किसकी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। जीआर अकाउंट डेबिट यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इनकॉर्पोरेशन की एंट्री की बात करी जाए तो सेम। तो ध्यान रखिए सिर्फ आपके पास ये वाली एंट्री और सेकेंड एंट्री, इनके अलावा कोई ज्यादा फर्क आपको देखने में नहीं मिल रहा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब आप बेसिकली दोनों मेथड में इस तरीके से एंट्री ऑब्लिक बनाकर रख सकते हैं, बाकी तो सारा का सारा आपके पास सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास अमेलगमेशन का कंसेप्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम आपके साथ अमेलगमेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको जरूर मदद मिलेगी। देखिए डियर, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे लिए आपकी तरफ से यही एक रिवॉर्ड है, यही एक ब्लेसिंग है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।